हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल लो बाय अंजलि। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेसपास टू पर्सन। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लो ऑफ टॉट की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको लो ऑफ टॉट की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप सारी वीडियोस ईजिली देख सकते हैं। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेसपास टू पर्सन के बारे में। देखिए, ट्रेसपास टू पर्सन को जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, ट्रेसपास किसे कहेंगे। देखिए, ट्रेसपास का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ इंटरफेयर करना, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेयर करना, या फिर गुड्स के साथ इंटरफेयर करना। मतलब कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ इंटरफेयर करता है, उसकी बॉडी को डिटेन करके रखता है, उसको डराता है, उसके दिमाग में इंजरी का डर पैदा कर देता है, या फिर उसके साथ फोर्स का यूज़ कमिट करता है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो फिर वहाँ पर उस पर्सन के साथ क्या कमिट हो रहा है, ट्रेसपास टू पर्सन कमिट हुआ है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है, उसकी बिना मर्जी के उसके घर में घुस जाता है, तो वहाँ पर वो पर्सन क्या कमिट कर रहा है, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी कमिट कर रहा है। अगर कोई पर्सन किसी गुड्स के साथ इंटरफेयर करता है, किसी दूसरे पर्सन के गुड्स के साथ इंटरफेयर करता है, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर ट्रेसपास टू गुड्स कमिट हुआ है। सो ट्रेसपास का मतलब होता है रॉन्गफुली, अनरीजनेबली इंटरफेयर करना किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ, उसके गुड्स के साथ। तब हम कहेंगे कि उस पर्सन ने उस चीज़ वहाँ पर क्या कमिट हुई है, ट्रेसपास कमिट हुआ है। अगर पर्सन के साथ कमिट कर रहा है, उसको बॉडी को डिटेन करके रख रहा है, तो वहाँ पर क्या कमिट हुआ है, ट्रेसपास टू पर्सन। अगर प्रॉपर्टी में इंटरफेयर हुआ है, उसके लैंड में इंटरफेयर करता है, तो वहाँ पर उसने क्या कमिट किया है, ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। और अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के गुड्स के साथ इंटरफेयर करता है, अनरीजनेबली इंटरफेयर करता है, तब हम कहेंगे कि ट्रेसपास टू गुड्स कमिट हुआ है। सो आपको ट्रेसपास का मतलब समझ में आ गया होगा कि रॉन्गफुली इंटरफेयर करना पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ, पर्सन के साथ, या फिर गुड्स के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम ट्रेसपास टू पर्सन कवर करने वाले हैं, और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी और ट्रेसपास टू गुड्स भी कवर कर लेंगे। सो हम देखते हैं ट्रेसपास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेसपास जो है वो सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है, क्योंकि ये जो है दूसरे पर्सन का जो लीगल राइट है उसको वॉयलेट करता है। देखिए, हर पर्सन को जो है लीगल राइट अवेलेबल हैं। हर पर्सन का लीगल राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई इंटरफेयर ना करे, उस पर्सन के साथ कोई इंटरफेयर ना करे, उसके सामान के साथ, उनकी चीज़ों के साथ कोई इंटरफेयर ना करे। तो सबको अपना अपना लीगल राइट दिया गया है। और अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का लीगल राइट वॉयलेट करता है तो वो एक सिविल रॉन्ग है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। सो ट्रेसपास जो है वो सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। चलिए अब जानते हैं ट्रेसपास टू पर्सन का क्या मतलब है। देखिए, हर पर्सन जो है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सके, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड जो है आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जैसे कि आपका घर, आपका लैंड। आप उस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ट्रेसपास टू अ पर्सन इज एन इंटेंशनल टॉट एंड इट इज़ एन इंटेंशनल इंटरफेयर्स विद एनी पर्सनस बॉडीज और लिबर्टी। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ ट्रेसपास कमिट करता है तो वो क्या कर रहा है, इंटेंशनली टॉट कमिट कर रहा है उसके साथ। वो जानबूझकर कर रहा है, उसका इरादा है टॉट कमिट करने का उस पर्सन के साथ। एंड इट इज़ एन इंटेंशनल इंटरफेयर्स, वो जानबूझकर इरादा है उसका इंटरफेयर करने का उस पर्सन के साथ, विद एनी पर्सनस बॉडी, किसी पर्सन की बॉडी के साथ या फिर उसकी लिबर्टी के साथ।
अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के साथ इंटरफेयर करता है इंटेंशनली, या उसकी लिबर्टी के साथ इंटरफेयर करता है, उसकी आज़ादी को छीनता है, उसको डिटेन करता है, या फिर उसके माइंड में किसी तरीके की इंजरी का डर पैदा करता है, तो फिर उस पर्सन के साथ क्या कमिट हो रहा है? ट्रेसपास कमिट हो रहा है। और जो ये चीज़ कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेसपासर, जो ये पर्सन कमिट कर रहा है। एंड इट कैन बी ओकर इवन व्हेन देयर इज़ नो फिजिकल हार्म टू द बॉडी ऑफ प्लेंटिफ। देखिए, जो टोट कमिट करता है, जो रॉन्ग कमिट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। और जिसके साथ टोट कमिट हुआ है उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। सो यहाँ पर ट्रेसपास का जो टोट कमिट हो रहा है वो कौन कमिट कर रहा है? डिफेंडेंट कमिट कर रहा है। तो डिफेंडेंट ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल हार्म पहुंचाए, मतलब शारीरिक नुकसान पहुंचाए बॉडी को, हम उसे ही नहीं कहेंगे कि वो ट्रेसपास है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ के साथ फिज़िकल हार्म हुआ है तभी ट्रेसपास हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे। अगर फिज़िकल हार्म नहीं भी हुआ तो भी हम कहेंगे कि ट्रेसपास कमिट हुआ है। मान लो डिटेन करके रख लिया चार दीवारी के अंदर प्लेंटिफ को, तो भी वहाँ पर उसका क्या है? ट्रेसपास हुआ है उस पर्सन के साथ। तो हम क्या कहेंगे? ट्रेसपास टू पर्सन कमिट हुआ है। ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर तीन मेन रोंग आते हैं। अगर किसी पर्सन के साथ असोल्ट कमिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर आता है ये। अगर किसी पर्सन के साथ बैटरी कमिट हो रही है तो ये भी ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर आती है। अगर किसी पर्सन को गलत रूप से डिटेन करके रखा गया है तो भी वो ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर आता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन के साथ असोल्ट कमिट हुआ है, बैटरी कमिट हुई है, या फिर उसके साथ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर आएंगी। उस पर्सन के साथ ट्रेसपास हुआ है और वो एक सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। चलिए असोल्ट को समझते हैं कि असोल्ट का क्या मतलब है। Assault is the causing of unreasonable apprehension or fear of bodily injury in the mind of another person। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के माइंड में बॉडली इंजरी का डर पैदा कर दे या फिर आशंका पैदा कर दे तो फिर वहाँ पर क्या कमिट हुआ है? असोल्ट कमिट हुआ है। असोल्ट जो है क्या कोज कर रहा है? अनरीजनेबल एप्रीहेंशन, आशंका पैदा कर रहा है, या फिर फियर ऑफ बॉडली इंजरी, बॉडली इंजरी का डर पैदा कर रहा है। किसके माइंड में? किसी अनदर पर्सन के माइंड में। तो उसे क्या कहेंगे? असोल्ट कहेंगे। इट इज़ व्हेन द डिफेंडेंट क्रिएट्स एन रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिव दैट ही इज गोइंग टू हर्ट हिम फिजिकली और बाय एनी अदर डैमेज। देखिए, यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, जिसने जो रॉन्ग डूअर है, जो गलत काम कर रहा है, वो क्या क्रिएट कर रहा है? रीजनेबल एप्रीहेंशन। दूसरे के माइंड में क्या शंका पैदा कर रहा है? किस चीज़ का शंका पैदा कर रहा है? डर का शंका पैदा कर रहा है कि वो उस पर्सन को बॉडली इंजरी दे देगा। इस तरीके की शंका पैदा कर दिया। मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चाकू दिखाता है तो फिर सामने वाले पर्सन के माइंड में डर पैदा होगा। वो डर पैदा होगा, उसके मन में शंका पैदा क्या होगी? कि ये पर्सन जो है मुझे मार देगा। तो ऐसी शंका पैदा होना, ऐसा डर पैदा होना उस पर्सन के माइंड में, ये क्या कमिट हो रहा है? यहाँ पर असोल्ट कमिट हो रहा है। सो डिफेंडेंट क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पर? रीजनेबल एप्रीहेंशन, शंका पैदा कर रहा है। किसके माइंड में? प्लेंटिफ के माइंड में शंका पैदा कर रहा है दैट ही इज़ गोइंग टू हर्ट, कि अब वो प्लेंटिफ को हर्ट करने वाला है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर कोई अदर डैमेज हो। सो असोल्ट जो है किसी के माइंड में क्या डर पैदा करना? बॉडली इंजरी का डर पैदा करना या फिर बॉडली इंजरी की शंका पैदा करना, इसे हम क्या कहते हैं? असोल्ट कहते हैं। असोल्ट इज टू क्रिएट एन एप्रीहेंशन ऑफ हार्म रेदर देन हार्मिंग। असोल्ट जो है किसी दूसरे पर्सन के माइंड में सिर्फ जो बॉडली इंजरी है उसकी आशंका पैदा करता है, डर पैदा करता है, ना कि नुकसान पहुंचाता है। इट कैन बी यूज टू मेक सर्टेन एक्ट्स एंड साइंस सस्पिशियस ऑफ एन असोल्ट बाय अनदर पर्सन। देखिए, असोल्ट का यूज़ कैसे किया जा सकता है? असोल्ट कैसे कमिट किया जा सकता है? या तो वो किसी एक्ट के द्वारा किया जा सकता है या फिर किसी साइन के द्वारा। देखिए, एक्ट के द्वारा कैसे यूज़ किया जा सकता है कि आपको किसी ने चाकू दिखाया और आपके माइंड में क्या बात आई? आपके माइंड में डर पैदा हो गया कि इस बंदे ने चाकू दिखाया है, ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपके माइंड में डर कैसे पैदा हुआ? सामने वाले के एक्ट करने से। सामने वाले ने क्या एक्ट किया? कि उसने चाकू दिखाई आपको। तो फिर सामने वाले के एक्ट करने से आपके माइंड में
डर पैदा हुआ, तो यहाँ पर क्या कमिट हुआ है? असोल्ट कमिट हुआ है। अब साइन का देखिए, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करते हुए आपको डराने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या कमिट हो रहा है? असोल्ट कमिट हो रहा है कि वो किसी दूसरे पर्सन को क्या पता क्या इशारा करे कि तू गन उठा, और वो गन उठाते हुए वो इशारा करते हुए आप देख लेते हो, तो और आपके माइंड में वो डर पैदा हो जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या कमिट हो रहा है? असोल्ट कमिट हो रहा है। अब असोल्ट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, और ये असोल्ट जो है वो किसी पर्सन के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी असोल्ट कमिट किया जा सकता है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉइंटिंग एन अनलोडेड पिस्टल वेयर अनदर पर्सन डज नॉट नो इट इज़ अनलोडेड। देखिए, अगर आपके हेड पर कोई अनलोडेड पिस्टल रख दे, आपको तो नहीं पता वो लोड की हुई है या नहीं की हुई, आपको तो ये लग रहा है कि मेरे हेड के ऊपर गन रख दी किसी दूसरे पर्सन ने, आपके माइंड में डर पैदा हो गया कि ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, ये मुझे मार देगा, तो यहाँ पर आपके माइंड में आशंका पैदा होगी, डर पैदा हो गया। आपको चाहे नहीं पता हो, चाहे वो लोडेड है या नहीं है, आपको इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, बट आपके माइंड में डर पैदा हो गया, तो भी वहाँ पर असोल्ट कमिट हुआ है, चाहे वो अनलोडेड पिस्टल ही क्यों ना हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। शोइंग अ नाइफ टू अनदर पर्सन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स असोल्ट। देखिए, अगर कोई पर्सन आपको चाकू दिखा रहा है, नाइफ दिखा रहा है, तो फिर आपके माइंड में क्या होगा? डर पैदा होगा कि ये पर्सन जो है मुझे मार डालेगा, मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपके माइंड में जो ये डर पैदा हुआ है, आशंका पैदा हुई है, ये भी असोल्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, असोल्ट वहाँ पर कमिट हुआ है। चलिए असोल्ट के लिए अब कुछ असेंशियल पॉइंट्स देख लेते हैं कि असोल्ट हम कब कहेंगे कि कमिट हुआ है। उसके लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए, डिफेंडेंट की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे पर्सन के माइंड में बोडली इंजरी का डर पैदा कर दे, या फिर आशंकाएं पैदा कर दे कि ये पर्सन जो है मुझे बोडली इंजरी देने वाला है। अगर किसी दूसरे पर्सन के माइंड में उसने डर पैदा कर दिया है ना कि ये पर्सन जो है मुझे मार डालेगा, तभी हम कहेंगे कि वो जो है असोल्ट कमिट हुआ है। सो इसके लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए। अगर कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर देता है डिफेंडेंट कि मेरी तो कोई इंटेंशन थी ही नहीं, तो फिर कोर्ट वहाँ पर क्या मानेगी कि वहाँ पर कोई असोल्ट कमिट नहीं हुआ है। सो पहली कंडीशन यही है कि इंटेंशन होनी चाहिए। ये प्लेंटिफ के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो प्रूव करे कि डिफेंडेंट की इंटेंशन थी या फिर नहीं थी। अगर ये बात प्रूव कर देता है कोर्ट के अंदर कि डिफेंडेंट की इंटेंशन थी, तो फिर वहाँ पर कोर्ट ये मानेगी कि असोल्ट कमिट हुआ है। सेकंड कंडीशन है एपरेंट एबिलिटी टू कैरी द थ्रेट। मतलब डिफेंडेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो आपको धमकी दे सके। मतलब डिफेंडेंट की अगर एबिलिटी ही नहीं है धमकी देने की, तो फिर वहाँ पर हम कहेंगे कि असोल्ट कमिट नहीं हुआ है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई पर्सन चलती ट्रेन में से आपको मुक्का दिखाता है और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो क्या आपके माइंड में डर पैदा होगा? क्या आपके माइंड में बोडली इंजरी का की आशंका पैदा होगी? क्या आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि डिफेंडेंट जो कि मुक्का दिखा रहा है उसके पास पावर है आपको धमकी देने की? जो वो मुक्का दिखा रहा है आपको, उसके पास पावर है, उसके पास एबिलिटी है? तो इसका आंसर है नहीं, उसके पास एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो चलती ट्रेन के अंदर आपको मुक्का दिखा रहा है। सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि डिफेंडेंट के पास एपरेंट एबिलिटी नहीं है धमकी देने के लिए। वो जो मुक्का दिखा रहा है उसके पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है कि वो प्लेंटिफ को चलती ट्रेन में से मुक्का मार सके या फिर दूसरे के माइंड में इंजरी का डर पैदा कर सके। सो दूसरी कंडीशन यही थी कि डिफेंडेंट के पास एपरेंट एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे पर्सन को धमकी दे सके, उसके पास पावर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब है आशंका, मतलब कि प्लेंटिफ के माइंड में आशंका पैदा करना बोडली इंजरी के लिए, उसके माइंड में बोडली इंजरी के लिए डर पैदा करना। मतलब कि डिफेंडेंट अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि प्लेंटिफ के माइंड में किसी भी तरीके की आशंका पैदा होती है कि ये मेरे बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये मुझे मारने वाला है, तो फिर वहाँ पर हम कहेंगे कि असोल्ट कमिट हुआ है। सो प्लेंटिफ शुड बी एबल टू एप्रीहेंड दैट ही इज इन डेंजर। मतलब प्लेंटिफ को ये लगना चाहिए कि मेरे साथ कुछ खतरनाक चीज़ होने वाली है, मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाया जाने वाला है। मतलब उसको आशंका हो जानी चाहिए प्लेंटिफ को,
और देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम डैमेज, और प्लेंटिफ को ये भी लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ मेरे साथ डैमेज होने वाला है। प्लेंटिफ के माइंड में डर पैदा होना चाहिए, आशंका पैदा होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन है नॉलेज ऑफ थ्रेट, मतलब डिफेंडेंट के द्वारा जो धमकी दी जा रही है, डिफेंडेंट के द्वारा जो थ्रेट किया जा रहा है, उस चीज़ के बारे में प्लेंटिफ को नॉलेज होनी चाहिए, प्लेंटिफ को पता होना चाहिए। मान लीजिए प्लेंटिफ को पता ही नहीं है कि डिफेंडेंट मुझे धमका रहा है, धमकी दे रहा है, तो वहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि असोल्ट कमिट हुआ है। सो प्लेंटिफ को पता होना चाहिए कि डिफेंडेंट जो है वो मुझे धमकी दे रहा है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ अ पर्सन पुट्स अ गन फ्रॉम बिहाइंड बट नेवर पुट्स द ट्रिगर, इट कैन नॉट बी असोल्टेड बिकॉज द प्लेंटिफ डज नॉट नो ऑफ इट। मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन के पीछे कोई पर्सन गन लेकर खड़ा हो जाता है लेकिन ट्रिगर नहीं दबाता, ट्रिगर नहीं पुल करता, तो फिर वहाँ पर क्या है, असोल्ट नहीं कमिट हुआ है, क्योंकि प्लेंटिफ को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि उसके पीछे किसी पर्सन ने गन लगा रखी है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ को नॉलेज है ही नहीं, प्लेंटिफ को पता ही नहीं है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ का पता होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि असोल्ट कमिट हुआ है। चलिए इसी कंडीशन से रिलेटेड एक केस देखते हैं। स्टेफन वर्सेस मयर्स का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक पेरिस मीटिंग में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही मौजूद थे। प्लेंटिफ जो था वो चेयरमैन था और डिफेंडेंट भी उसी वहीं पर जहाँ प्लेंटिफ बैठा था वही उसी टेबल पर ही बैठा हुआ था। बट उन दोनों पर्सन के बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के बीच में 6-7 पर्सन्स और बैठे थे। होता क्या है कि वहाँ पर उस मीटिंग के दौरान कुछ एंग्री डिस्कशन होने लगता है, गुस्से में वाद विवाद होने लगता है। तो उसी बीच में डिफेंडेंट क्या करता है, जो मीटिंग होती है उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर कुछ इंटरप्ट करने लगता है, अपनी ही बात बीच में मतलब अपनी बात रखने लगता है। तो वहाँ पर जो मीटिंग में बहुत सारे जो लोग बैठे थे, वहाँ की मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि डिफेंडेंट को जो है मीटिंग से बाहर निकाल देना चाहिए, एक्सपेल कर देना चाहिए मीटिंग से। सो डिफेंडेंट पता क्या करता है कि चेयरमैन के पास से गुजरते हुए वो क्या करता है, वो चेयरमैन को ये कहता है कि तूने मुझे बाहर निकाला है रूम से, मैं रूम से बाहर निकालने के बजाय मैं तेरी चेयर बाहर खींच लूँगा, वो ये बात कहता है। तो वहाँ पर जो चर्च वार्डन बैठा होता है वो ये सब चीज़ों को रोकता है, लेकिन प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में सूट फाइल कर देता है इसके अगेंस्ट कि मेरे साथ असोल्ट कमिट हुआ है। तो डिफेंडेंट को कोर्ट लाइबल हेल्ड करती है कि उसने असोल्ट कमिट किया है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन भी है, नॉलेज भी हो रही है थ्रेट की, एप्रीहेंशन भी है और एपरेंट एबिलिटी भी है। तो यहाँ पर चारों कंडीशन फुलफिल हो रही थी और यहाँ पर प्लेंटिफ को जो है नॉलेज भी थी कि ये मेरे को धमकी दे रहा है कि वो उसे बाहर खींच लेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि डिफेंडेंट जो है असोल्ट कमिट किया डिफेंडेंट ने। तो असोल्ट के बारे में हमें अच्छे से पता लग गया कि हम किसे कहेंगे असोल्ट, कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के माइंड में किसी भी तरीके का डर पैदा करता है, आशंका पैदा करता है, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर असोल्ट कमिट हुआ है। और असोल्ट के कमिट होने के लिए हमने कुछ 4 असेंशियल पॉइंट्स भी देखे कि इंटेंशन होनी चाहिए डिफेंडेंट की। सेकेंड कंडीशन ये देखी कि जो पर्सन धमकी दे रहा है उसकी एपरेंट एबिलिटी होनी चाहिए और एप्रीहेंशन, उसने डर पैदा किया हो दूसरे पर्सन के माइंड में, आशंका पैदा करी हो। और चौथी चीज़ हमने ये देखी कि प्लेंटिफ को वो जो धमकी दे रहा है वो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कि प्लेंटिफ को पता होना चाहिए कि मेरे को धमकी दी जा रही है, तो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने इन चारों कंडीशन के बारे में पढ़ा जो कि एक असोल्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी का मतलब क्या है। देखिए बैटरी जो है वो ट्रेसपास टू द पर्सन का सेकेंड टाइप है और ये नेक्स्ट स्टेज है असोल्ट के। देखिए असोल्ट में तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि दूसरे पर्सन के माइंड में सिर्फ डर पैदा करना, आशंका पैदा करना किसी भी बॉडीली इंजरी के लिए, किसी भी हर्ट के लिए, किसी भी नुकसान के लिए। और बैटरी जो है, बैटरी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन फोर्स का यूज़ करके आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाता है, आपको इंजरी पहुंचाता है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो फिर हम कहेंगे कि वहाँ पर उस पर्सन ने बैटरी कमिट की है। मान लीजिए आपको कोई धक्का दे रहा है और धक्का लगने से आपको चोट लग जाती है, तो वहाँ पर क्या कमिट हुआ है, बैटरी कमिट हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ यूज टू वेंट एनमिनिटी फ्रॉम अनदर पर्सन। ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि दूसरे पर्सन से दुश्मनी निकाल सके। दुश्मनी में आप किसी दूसरे पर्सन को चोट पहुंचा देते हैं, इंजरी पहुंचाते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं।
देखिए, एक बैटरी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वहाँ पर दो कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बैटरी कमिट हुए है। मतलब दो असेंशियल पॉइंट्स कवर होने चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि वहाँ पर फोर्स का यूज़ होना चाहिए। मतलब डिफेंडेंट ने अगर प्लेंटिफ के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स का यूज़ किया है तो फिर हम कहेंगे कि वहाँ पर बैटरी कमिट हुई है। तो मतलब फर्स्ट और इम्पोर्टेंट फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट यही है बैटरी के लिए कि वहाँ पर यूज़ होना चाहिए किस चीज़ का, फोर्स का। देयर शुड बी द यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स का यूज़ होना चाहिए, बल का प्रयोग किया गया होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का बल का प्रयोग किया गया हो, किसी भी तरीके का फोर्स का यूज़ किया गया हो। और जो वो फोर्स का जो यूज़ किया गया है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। It is irrelevant if the force is trivial or not. It is also irrelevant if the force created any injury or damage. अगर डिफेंडेंट के द्वारा जो फोर्स का यूज़ किया गया है वो बहुत ही मामूली सा है, बिल्कुल ट्राइवल सा है या फिर नहीं है, तो वो जो है वो चीज़ वो इररेलेवेंट होगी बैटरी से। मतलब कि वहाँ पर बैटरी कमिट नहीं हुई है। इट इज़ ऑल्सो इररेलेवेंट इफ़ द फोर्स क्रिएटेड एनी इंजरी और डैमेज। अगर डिफेंडेंट के द्वारा ऐसा फोर्स का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि इंजरी हो रही है, जिससे कि कुछ डैमेज हो रहा है, तो भी वो इस चीज़ से रेलिवेंट नहीं होगा, वो भी इररेलेवेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी फोर्स का यूज़ किया जा रहा है उससे इंजरी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी भी तरीके का डैमेज हुआ होना चाहिए प्लेंटिफ को। अगर इंजरी होती है या फिर किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो वो इररेलेवेंट होगा, रेलिवेंट नहीं होगा, मतलब उस चीज़ से संबंधित नहीं होगा। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी द यूज़ ऑफ फोर्स। देखिए, यहाँ पर बार बार इसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि फोर्स का यूज़ होना चाहिए, यही बात बार बार कही जा रही है। और किस तरीके की फोर्स का यूज़ होना चाहिए, फिजिकल फोर्स का यूज़ होना चाहिए। फिजिकल फोर्स इज देयर, वहाँ पर फिजिकल मतलब शारीरिक बल का प्रयोग किया गया होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पर बैटरी कमिट हुई है। चलिए इसी कंडीशन से रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। कोले वर्सेस टर्नर का केस है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर कोई भी पर्सन गुस्से में आकर किसी पर्सन को टच भी करता है, गुस्से में आकर अगर किसी पर्सन को टच करता है तो वहाँ पर बैटरी कमिट हुई है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि गुस्से में अगर कोई पर्सन टच करता है तो देखिए इस चीज़ को और क्लैरिफाई किया गया है कि अगर कोई दो पर्सन जो है किसी नैरो ब्रिज, कोई नैरो ब्रिज है उस पर वहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और नॉर्मली वो एक दूसरे से टच कर जाते हैं उसी रास्ते पर, तो वहाँ पर बैटरी कमिट नहीं हुए क्योंकि वो नॉर्मली जेंटली टच हो गए हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन इंटेंशनली दूसरे पर्सन को पुश करते हुए टपता है, वॉलंटरली अपनी इच्छा से, इरादे से वहाँ पे दूसरे पर्सन को पुश करता है, धक्का देता है, मतलब उसको जानबूझकर उससे टच करके वो गुजरता है, तो वहाँ पर बैटरी कमिट हुई है। सेकेंड कंडीशन है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, जिसका मतलब होता है अनलॉफुली, अवैध रूप से किसी के साथ फोर्स का यूज़ करना। देखिए, अगर कोई पर्सन आपके साथ बिना किसी कानूनी रूप के आपके साथ फोर्स का यूज़ करता है, अनलॉफुली आपके साथ फोर्स का यूज़ करता है, तो फिर उस पर्सन ने वहाँ पर क्या कमिट किया है, बैटरी कमिट किया है। सो हम बैटरी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेकंड रिक्वायरमेंट यही है कि वहाँ पर जो यूज़ हुआ है बैटरी का वो बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए, अनलॉफुली होना चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई पर्सन आपके साथ कानूनी रूप से लॉफुली आपके साथ फोर्स का यूज़ कर रहा है तब वहाँ पर बैटरी कमिट नहीं हुई है। लेकिन अगर आपके साथ अनलॉफुली रूप से, बिना कानूनी रूप के, अवैध रूप से आपके साथ फोर्स का यूज़ कर रहा है तब हम कहेंगे कि वहाँ पर बैटरी कमिट हुई है। चलिए एक इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई पुलिसमैन अपनी ड्यूटी का परफॉर्म करते टाइम किसी अक्यूज़ को टच करता है, किसी पर्सन को टच करता है, उसके साथ फोर्स का यूज़ करता है, तब हम ये नहीं कह सकते कि उसने बैटरी कमिट की है, क्योंकि जो पुलिसमैन है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम उस अनदर पर्सन को टच कर रहा है, उस एक्यूज़ को टच कर रहा है, मतलब कि वो लॉफुली टच कर रहा है, इसलिए वहाँ पर बैटरी कमिट नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई पुलिसमैन भी अगर किसी दूसरे पर्सन को अनलॉफुली पुश करता है, उसे टच करता है, गुस्से में अगर अनलॉफुली टच करता है, तो फिर वहाँ पर बैटरी कमिट हुई है। सो यहाँ पर अनलॉफुल होना ज़रूरी है एक बैटरी के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए। सो हमने ये जाना कि एक बैटरी के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्टली कि फोर्स का यूज़ होना चाहिए और जो वो फोर्स का यूज़ किया गया है वो बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए, अनलॉफुली होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पर बैटरी कमिट हुई है।
चलिए इसी कंडीशन से रिलेटेड एक केस देख लेते हैं, स्टैनले वर्सेस पॉवेल का। इस केस में क्या हुआ था कि पॉवेल जो था वो शूटिंग पार्टी का मेंबर था और वो क्या करता है, वो एक फिजेंट के ऊपर फायर करता है और उस गन से जो बुलेट निकली होती है वो ट्री के ऊपर लगते हुए वापस आकर स्टैनले को लग जाती है, जो कि उसी पार्टी का मेंबर था। तो इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि पॉवेल जो है वो लाइबल नहीं होगा बैटरी के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो उस पर्सन के ऊपर, स्टैनले के ऊपर फायर नहीं कर रहा था, बल्कि वो फिजेंट के ऊपर फायर कर रहा था और वो फिजेंट के ना लगकर वो ट्री के ऊपर लगकर वापस आकर स्टैनले को लग जाती है। तो यहाँ पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसने ना तो किसी फोर्स का यूज़ किया और ना ही किसी बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन का, मतलब वहाँ पर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इसलिए कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वहाँ पर किसी भी तरीके की बैटरी कमिट नहीं हुई है। हमने ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर दो मेन रोंग के बारे में अभी तक जाना, असोल्ट और बैटरी के बारे में, जो कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे मेन रोंग के ऊपर आते हैं कि तीसरा मेन रोंग क्या है जो कि ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर आता है। थर्ड मेन रोंग जो कि ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर आता है वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को फॉल्सली डिटेन करके रखना, उसको गलत तरीके से, गलत रूप से उसको कैद करके रखना, उसको टोटली रिस्ट्रेन करके रखना, उसे हम कहेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके रखता है तब हम कहेंगे कि वहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज़ द टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का टोटल रिस्ट्रेंट, किसी भी पर्सन को अगर टोटली रिस्ट्रेन करके रखा गया है, पूरी तरीके से कैद कर लिया गया है, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है और वो कुछ पीरियड के लिए किया गया हो और वो बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के किया गया हो, मतलब अनलॉफुली किया गया हो, तब हम कहेंगे कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। टोटल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से आपको कैद कर लिया गया है, मतलब आपके पास भागने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर। मतलब मान लीजिए कि आपको किसी रूम के अंदर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर कोई विंडो है, कोई खिड़की है जिससे कि आप भाग सकते हैं, तो फिर वहाँ पर आपका टोटल रिस्ट्रेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए भागने के लिए ऑप्शन है, आप वहाँ से भाग सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो। तो फिर वहाँ पर टोटल रिस्ट्रेंट नहीं हुआ है, तब वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ। मतलब ये हम तभी कह सकते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जब वहाँ पर किसी पर्सन का टोटल रिस्ट्रेंट हुआ हो। मतलब किसी पर्सन का अगर टोटल रिस्ट्रेंट हुआ है, मतलब उसको पूरी तरीके से कैद किया गया है, तभी वहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। और वो जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया गया है वो कुछ पीरियड के लिए किया गया होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए किया गया होना चाहिए और वो बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में ये बात कही गई है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको चार दीवारी के अंदर ही कैद किया गया हो तभी हम उस चीज़ को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको चार दीवारी के अंदर भी अगर आपको रिस्ट्रेन करके रखा गया है तब भी उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जा सकता है, और अगर आपको ओपन ग्राउंड के अंदर भी आपको रिस्ट्रेन किया गया है तो भी हम उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। अब ओपन ग्राउंड में रिस्ट्रेन कैसे किया जाएगा किसी भी पर्सन को? किसी भी पर्सन को ओपन ग्राउंड के अंदर कैद कैसे किया जा सकता है? आपके माइंड में ये बात आ रही होगी। देखिए, अगर किसी भी एरिया के अंदर, खुले एरिया के अंदर, किसी भी ओपन ग्राउंड के अंदर आप खड़े हो और वहाँ पर आपको चारों साइड से आपको 5-6 पर्सन जो हैं आपको घेर लेते हैं और आप वहाँ से बचकर निकल कर नहीं जा सकते, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर आपका टोटल रिस्ट्रेन हो गया है, आपको आपकी मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रेन कर लिया गया है और वहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। देखिए, अगर कोई पर्सन आपको ये धमकी देता है, फोर्स करता है कि आप इस घर को छोड़कर मत जाओ, आप इसी घर के अंदर रहो, इस घर के आप बाहर नहीं जा सकते, इसी घर के अंदर आप इंजॉय कर सकते हो लेकिन इस घर से बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ इसी घर में आप इंजॉय कर सकते हो, तो ये भी क्या हो रहा है, उस पर्सन के साथ उस पर्सन को रिस्ट्रेन करके रखा जा रहा है। तो ये रिस्ट्रेन जो है ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो रहा है उस पर्सन के साथ जिस पर्सन को घर छोड़कर ना जाने की धमकी दी जा रही है। उसे ये कहा जा रहा है कि वो घर के बाहर नहीं जाएगा, घर के अंदर ही इंजॉय कर सकता है लेकिन घर के बाहर नहीं जा सकता। सो यहाँ पर भी उस पर्सन को टोटल रिस्ट्रेन कर लिया गया है और यहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। चलिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स देख लेते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है।
फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि देयर शुड बी टोटल रिस्ट्रेंट, मतलब कि किसी भी पर्सन का टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, उसे टोटली कैद किया गया होना चाहिए। मतलब टू कॉन्स्टिट्यूट द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देयर मस्ट बी टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ द पर्सन। इट मीन्स अ पर्सन मस्ट हैव बीन कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी टू मूव बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। मतलब किसी भी पर्सन को पूरी तरीके से कैद कर लिया गया होना चाहिए। मतलब अगर वहाँ पर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी पर्सन को कमरे में कैद कर लिया गया है और वहाँ पर कोई खिड़की है जिससे कि वो भाग सकता है, तो फिर हम वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर टोटल रिस्ट्रेंट हुआ है, मतलब वहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट नहीं हुआ। और अगर वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, कोई भी भागने का कोई उपाय है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पर उस पर्सन का क्या हो गया है, टोटल रिस्ट्रेंट हो गया, उसे पूरी तरीके से कैद कर लिया गया है, वो कहीं पर भी भागकर नहीं जा सकता। तो फिर वहाँ पर क्या कमिट हो रहा है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हो रहा है। उस पर्सन की जो लिबर्टी है उसको पूरी तरीके से कैद कर लिया गया है, उसकी आज़ादी को पूरी तरीके से कैद कर लिया गया है, वो कहीं पर भी भागकर नहीं जा सकता, सिर्फ उसी लिमिट्स के अंदर रहेगा जिस लिमिट के अंदर उसे कैद किया गया है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ अ मैन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग इज वन डायरेक्शन बट ही इज अलाउड टू गो बैक, देयर इज नो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बिकॉज ही इज अलाउड टू गोइंग अनदर वे एंड ही इज नॉट प्रिवेंटेड टू गोइंग अनदर वे, सो इज नॉट टोटली रिस्ट्रेन। देखिए इस एग्जाम्पल में सिंपली ये कहा गया है कि अगर किसी मैन को, किसी पर्सन को रोका गया है कि वो इस रास्ते से ना जाए, किसी दूसरे रास्ते से चला जाए, वो वापस किसी दूसरे रास्ते से चला जाए, तो वहाँ पर उसका क्या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो किसी दूसरे रास्ते से जा सकता है, किसी दूसरे रास्ते से जाने से उसको नहीं रोका है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका टोटली रिस्ट्रेन नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी दूसरे रास्ते से जा सकता है। जब टोटली रिस्ट्रेंट होता है किसी पर्सन का, तभी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। अगर किसी पर्सन का टोटली रिस्ट्रेंट नहीं हुआ है, उसके पास दूसरा ऑप्शन है बाहर निकलने का, वहाँ से जाने का, तब वहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट नहीं हुआ है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी जरूरी है। वो सेकंड कंडीशन ये है कि रिस्ट्रेंट शुड बी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब अगर किसी पर्सन को जो रिस्ट्रेन करा गया है, जो कैद करा गया है, वो जो कैद किया गया है वो बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए, मतलब इलीगल होना चाहिए, अवैध रूप से होना चाहिए, अनलॉफुली होना चाहिए। इफ़ देयर आर मीन्स ऑफ एस्केप, मतलब अगर वहाँ पर जहाँ पर कैद किया गया है वहाँ पर कोई भागने का रास्ता है, वहाँ से निकलने का अगर कोई रास्ता है, कोई ऑप्शन है, तो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज टोटल रिस्ट्रेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया गया है और वहाँ पर कोई खिड़की है, कोई भागने का रास्ता है, कोई निकलने का रास्ता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर टोटल रिस्ट्रेंट हुआ है, वहाँ पर टोटली रिस्ट्रेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि अगर किसी पर्सन को डिटेन करके रखा गया है, कैद करके रखा गया है, तो वो रीज़नेबल होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए। और अगर मान लीजिए जिस कमरे में आपको कैद करके रखा गया है, किसी भी पर्सन को अगर कैद करके रखा गया है और उस कमरे में खिड़की है, लेकिन वो खिड़की जो है बहुत ही ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि अगर आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हो, अगर कोई पर्सन वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उस पर्सन को इंजरी हो सकती है, बॉडीली इंजरी हो सकती है, उसे चोट लग सकती है। तो ये रीज़नेबल नहीं है, यहाँ पर उस पर्सन का टोटल रिस्ट्रेंट हुआ है। हम यहाँ पर कहेंगे कि उस पर्सन के साथ टोटल रिस्ट्रेंट हुआ है और वहाँ पर क्या कहेंगे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुआ है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि देयर शुड बी टोटल रिस्ट्रेंट, किसी भी पर्सन का टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो रिस्ट्रेंट हुआ है वो अनलॉफुली होना चाहिए, इल्लीगल होना चाहिए। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि प्लेंटिफ की नॉलेज होना ज़रूरी है या नहीं। चलिए इसे एक केस के थ्रू समझते हैं। हैरिंग वर्सेस बॉयले का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक स्कूल मास्टर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया था, गलत तरीके से मना कर दिया था एक स्कूल बॉय को कि वो अपनी माँ के साथ ही जाए जब तक कि उसकी माँ स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर देती। ये कन्वर्सेशन जो थी, ये बातचीत जो थी, वो मदर और हेडमास्टर मतलब स्कूल मास्टर के बीच में ही हुई थी। बॉय जो था, जो लड़का था, जो प्लेंटिफ था, वो इस कन्वर्सेशन के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस केस के अंदर हेल्ड हुआ कि जो बॉय है, जो प्लेंटिफ है, वो उसके रिस्ट्रेंट के बारे में नहीं जानता था।
सो इट इज़ नॉट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसके साथ कोई फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ, क्योंकि प्लेंटिफ को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, बॉय को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि उसे रिस्ट्रेन कर दिया गया है, उसे मना कर दिया गया है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में हमने जाना ट्रेसपास टू पर्सन के बारे में, जिसके अंदर हमने 3 मेन रॉन्ग्स के बारे में पढ़ा, असोल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में। और अगर एग्जाम्स में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का अलग से क्वेश्चन आता है तो भी आप एज इट इज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया। और अगर अलग से आप कोई इलस्ट्रेशन, कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। सो अगर आपको लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।